नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर अगले 1 घंटे रहेगी नजर। कोलकाता रेप और मर्डर मामले से जुड़ी हर अपडेट रखेंगे आपके सामने। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इसके साथ ही डॉक्टर्स का देश भर में प्रोटेस्ट जारी है। साथ ही आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों में क्या है ताजा अपडेट, इसके अलावा कैसे हो रहे हैं भारत और जापान के संबंध मजबूत। आज भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी है। इन तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच आज करेगी कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई। उधर ममता बनर्जी सरकार के रवैये से नाखुश, बंगाल के गवर्नर देर रात दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर्स की आज भी जारी है हड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मिले मलेशिया के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत जापान के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों की गहन मजबूती और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में मृत छात्र का अंतिम संस्कार आज। अगले आदेश तक शहर में इंटरनेट सेवा बंद। स्कूल कॉलेज में भी आज छुट्टी। पुलिस प्रशासन की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण की 24 विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना आज। 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने का समय। और मौसम की खबरों में आज सुबह झमाझम बारिश ने दिल्ली समेत एनसीआर को भिगोया। राजधानी के कई हिस्सों में भरा पानी। वहीं जम्मू और तेलंगाना समेत बाकी कुछ राज्यों में भी तेज बारिश। और न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो मलेशिया के प्रधानमंत्री की हैं। आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम इस समय 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। कल दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दें साथ ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए अनवर बिन इब्राहिम आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की यह पहली भारत यात्रा है और उनके इस दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती और प्रगाढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। बात करें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की तो 20.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा है, जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम 19 से 21 अगस्त तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में यह अनवर इब्राहिम की पहली यात्रा है। आज प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया और इसके बाद वे प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। भारत और मलेशिया की बात करें तो भारत और मलेशिया के रिश्तों की बात करें तो मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी
की जो यात्रा थी 2015 में, उसने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया, रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिली और साथ ही साथ इस यात्रा से भी दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। कई एमओयू साइन हो सकते हैं इस यात्रा के दौरान और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, 3 दिनों के दौरे पर हैं वो, और इस बीच भारत और मलेशिया के संबंधों को एक नया अध्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच पहले से ही ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत बताए जा रहे हैं और ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम 3 दिनों की भारत की राजकीय यात्रा पर। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में आपको बताएं कि अनवर बिन इब्राहिम की यह पहली यात्रा है और आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और इसके साथ ही आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही कई एमओयू साइन होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और डीडी न्यूज़ आपको लगातार अपडेट दे रहा है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा है। 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और अब से कुछ देर बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली यात्रा है और दोनों देशों के बीच कई सालों से ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। यहाँ बापू से जुड़ी एक किताब भी उनको भेंट दी गई। न्यूज़ एट 10 में अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर यानी कि कोलकाता के रेप मर्डर कांड की। पीड़ित डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। आज जूनियर डॉक्टरों का काम बंद 10वें दिन भी जारी है। इस बीच बैकफुट पर चल रही ममता सरकार ने 2021 से आरजी कर की वित्तीय अनियमितताओं यानी कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए कल शाम अचानक से एक एसआईटी का गठन कर दिया। इस कदम से सभी को हैरान कर दिया गया है। अब एबीवीपी भी कोलकाता में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई पर होगी क्योंकि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले पर सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की टिप्पणी करता है और जूनियर डॉक्टरों का काम बंद करते हुए आज 10वें दिन भी हड़ताल जारी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करने वाली है। इसके अलावा सोशल मीडिया से पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया पक्षकार गया है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किए जाने के बाद गहन जांच जारी है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जो
कई आरोपों के इस समय घेरे में हैं, उनसे भी कई दौर तक पूछताछ कर चुकी है। तो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ विभत्स रेप और उसके बाद मर्डर का मामला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। और आपको बता दें कि 10वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। वे देर रात कल दिल्ली पहुंचे हैं। तो आज कोलकाता रेप और मर्डर केस के लिए एक बड़ा और अहम दिन है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश इस समय गुस्से की आग में उबल रहा है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से नाखुश है। घटनास्थल पर जांच के लिए सीबीआई के पहुंचने से पहले जिस तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ की खबरें और कुछ दृश्य सामने आए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हो गया है। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि आज वो राष्ट्रपति से मिलकर पूरी वस्तुस्थिति उनके सामने रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आने से पहले कल जब रक्षा बंधन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर वो काफी चिंतित नजर आए। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इसी वजह से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कल देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले जब उन्होंने कल कई महिला नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद वो काफी चिंतित नजर आए। About absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. और इसी को लेकर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं कोलकाता से और प्रकाश चंडालिया जो कि संपादक है राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रसन्नजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इस समय पूरा देश गुस्से की उबाल में है। 10वां दिन है, आज भी हड़ताल जारी है। इससे पहले ये तो नया नहीं है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की खबर कोई नई है, लेकिन कल पश्चिम बंगाल की सरकार जागती है और आनन फानन में एसआईटी का गठन हो जाता है। और सिर्फ एक आरोपों के घेरे में नहीं है आरजीकर अस्पताल, ड्रग माफिया, भ्रष्टाचार, पॉर्न वीडियो शूट करना, इन तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अभी आरजीकर अस्पताल के ऊपर। ऐसे में आज किस तरीके की स्थिति है वहां पे, क्योंकि टीएमसी के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर जो अभी हड़ताल पर है उन्हीं पर ही आरोप जड़ दिए है। देखिए भावना, 3-4 जगह पर आज पूरे देश, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। पहली बात तो यह है कि बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं तो वहां पे किस तरह से पूरे स्थिति को राज्यपाल ने वहां पे रखने जा रहा है, इसके ऊपर नजर है सबकी। पहली बात। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, उसके ऊपर निगाहें है सबकी। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की नेताओं ने अब धमकियां देने शुरू कर दिया है। मैंने 2-3 नेताओं के नाम करता हूं। एक विधायक है और प्रदेश की मंत्री भी है, उदयन गुह, उन्होंने धमकी दिया है। काल बांकुड़ा से तृणमूल कांग्रेस की सांसद अरूप चक्रवर्ती, उन्होंने धमकी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो धमकियां हैं, ये कोई अचानक हो गया है या वैसे ही हो गया है, ऐसा नहीं है। ये सोचा समझा एक साजिश है तृणमूल के अंदर से कि एक तरफ ममता बनर्जी चुप्पी साधे और दूसरे तरफ उनका जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की नेता है वो धमकियां देने शुरू करे। तो इस तरह की एक स्थिति यहाँ पे पैदा हुआ है। चौथी बात यह है कि सारे की सारे नजर टिकी हुई है। ये जो आपने एसआईटी की बात हमने बता रहे थे कि अचानक 2021 से
सारे के सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इसके लिए एक एसआईटी बनाया गया। वो भी मुझे पता नहीं इनमें से कौन फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, लेकिन सब आईपीएस ऑफिसर्स को लेके किया गया है। मुझे जहां तक पता है या जहां तक कॉमन सेंस लोगों का कहते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में बताया जाता है और अगर कोई उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया जाता है तो उसमें कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन हमने इसमें सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर के नाम देखा, तो ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये सचमुच कुछ करने वाला है या जो मैंने सुबह भी कह रहा था कि किसी ना किसी तरह से डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई की चंगुल से छुड़ाकर किसी ना किसी तरह बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस के दायरे में लाया जाए, या तब कि ये जो अगर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो ये बंगाल सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये तो मेरा नहीं है, लोगों का ये जो सवाल है वो मेरा भी सवाल है कि एक तो एसआईटी क्यों बनाया गया है इतने सालों के बाद, और क्यों इसमें सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर है। भावना जी प्रसन्नजीत, बड़ा सवाल यही है कि क्यों आनन फानन में एसआईटी का गठन अब याद आया। हालांकि सीबीआई इस पर जांच कर रही है। अब एक एसआईटी गठन होता है जो सिर्फ और सिर्फ आरजीकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं यानी कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करेगी। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई, वो ये है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट की डॉक्टर की हत्या के बाद जिस तरीके से रोष पैदा हुआ है, और कल बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने महिला नेताओं के साथ और डॉक्टरों के साथ मुलाकात की, जिसके बाद वे काफी चिंतित नजर आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल, और वो देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और आज उनके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की भी योजना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो जिस तरीके से बंगाल सरकार इस पूरे केस के साथ रवैया अपना रही है वे बेहद ही नाखुश नजर आए हैं। इसलिए देर रात गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वे मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति से मिलकर वो कोलकाता में की जो जानकारी है, इस वक्त की जानकारी है, वो साझा कर सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। साथ ही साथ आपको बता दें कि गवर्नर सीवी आनंद बोस ममता सरकार के रवैये से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, बेहद ही चिंतित हैं, और जिस तरीके से कोलकाता इस समय सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ टीयर्स में तब्दील हो चुका है, क्योंकि कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। एक ही नारा, एक ही सुर नजर आ रहा है, वी वांट जस्टिस। लेकिन इसके अंतर ममता सरकार जो है वो खुद मुख्यमंत्री होने के नाते भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, खुद सड़कों पर उतर चुकी है। एक गृह मंत्री होने के नाते, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री होने के नाते अभी तक आरोपी जो है वो समझ नहीं आ रहा कि एक आरोपी है या ज्यादा आरोपी हैं। सीबीआई हालांकि इस पर जांच कर रही है, लेकिन जो सीवी आनंद बोस हैं बंगाल के राज्यपाल, वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। प्रकाश चंडालिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है, हालांकि कुछ याचिकाएं भी लगी हैं, लेकिन जब मौलिक अधिकारों और सुरक्षा की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। सबकी निगाहें इस पे है कि क्या न्यायिक जांच के दायरे को बढ़ाया जा सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर सकता है और इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं। भावना जी, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि सिटी ऑफ जॉय जो है वो सिटी ऑफ फियर्स में तब्दील हो रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल है और अभी प्रसन्नजीत दा ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे घटनाक्रम को अभी अपने सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को ये घोषणा की कि मंगलवार को इस कांड पर सुनवाई होगी और स्वतः संज्ञान लेकर के पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर के देश में जो स्थिति बनी है, देखिए बंगाल की स्थिति तो और ज्यादा डरावनी है, भयभीत करने वाली है। सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजी जा रही है। यहाँ पर खुले में आप चर्चा नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर कहीं कुछ आप टिप्पणी नहीं कर सकते, और जिन सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजी जा रही है, और कल दो बड़े डॉक्टरों को, डॉक्टर कुणाल सरकार और एक डॉक्टर और सुवर्ण शाह, उन दो डॉक्टरों को कलकत्ता पुलिस मुख्यालय में बुला करके उनसे पूछताछ की गई और उन्हें कहा गया कि उन्होंने जो विक्टिम है उसका नाम डिस्क्लोज किया। जबकि चौंकाने वाली बात तो यह है कि विक्टिम का नाम सबसे पहले कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर ने डिस्क्लोज किया है, और जो डॉक्टर संदीप घोष, जिनसे लगातार 4 दिनों तक सीबीआई पूछताछ कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम के किंगपिन माने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो इससे जुड़े हुए हैं,
आर्थिक अनियमितताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ में, जिसको लेकर के आरजी करके डॉक्टर्स, आरजी करके जो बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, आरजी करके मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग और पूरे कलकत्ता महानगर और दूर दूर तक लोग उनके व्यवहार को लेकर के, उनके आचरण को लेकर के और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उस पर उंगली उठाते हैं। ये सारी चीजें पूरे देश में एक उबाल पैदा कर चुकी हैं। डॉक्टरों की हड़ताल, यहां तक कि एम्स में भी ओपीडी सेवाएं बाधित होना, सारी चीजें। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस घटना का स्वतः संज्ञान लेना निश्चित रूप से एक आशा और उम्मीद की किरण जगाता है। पश्चिम बंगाल का सरकारी माहौल जो है वो भयभीत करने वाला है। सरकार हर प्रकार से लोगों को डराने का काम कर रही है। और जैसा अभी प्रसेनजीत दा ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के दो लोगों ने एक अंगुली तोड़ने की बात कर रहा है, एक दूसरे रूप से और घटिया बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने के लिए, मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं कि इस प्रकार की बात सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने कही है। तो ये पश्चिम बंगाल का आज का माहौल है। 9 तारीख को यह घटना हुई, तब से लेकर आज तक 10 दिन हो गए हैं, लेकिन यहां पर सीबीआई के हाथ में मामला आने के बाद कुछ उम्मीद जगी है। लेकिन इस आशा को और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। एसआईटी का जो गठन हुआ है, ये भी देखिए 2021 से गड़बड़ियां चल रही हैं और उनको इतने दिनों तक अपने डॉक्टर संदीप घोष की गड़बड़ियों का पता नहीं चला। वे यहाँ पर प्रिंसिपल वो रहते हैं, उनकी गड़बड़ियों की आज तक कोई उनको जानकारी। प्रकाश जी, यहाँ जिस तरीके से आपने प्रिंसिपल की बात करी, आपको थोड़ा पीछे लेकर जाए तो प्रिंसिपल की नियुक्ति की बात करते हैं। प्रिंसिपल की जब नियुक्ति हुई तो प्रिंसिपल की नियुक्ति का जो लेटर है उस पर उनका 16वां स्थान था। क्या 16वें स्थान को प्रिंसिपल नियुक्त करना वाजिब था? उसके बाद 2 बार ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं प्रिंसिपल के, दोनों बार ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है। प्रकाश जी, लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की सरकार ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ा था। आज जिस तरीके की स्थिति है कोलकाता में, क्या लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है? जिस तरीके से डॉक्टर 11वां दिन आ चुका है, आज भी हड़ताल पर हैं, चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन ममता सरकार के जो नेता हैं वो उंगली उठाने की बात करते हैं। बेटियों की सुरक्षा तो दूर, वो ममता सरकार ममता बनर्जी को बचाने के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल भावना जी, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की अपेक्षा इस सरकार से बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये अभी ताजा मामला है जो अभी गर्म चल रहा है। कुछ दिनों पहले संदेश खाली में हजारों महिलाओं ने सड़क पर उतर करके सत्तारूढ़ पार्टी के जो वहां के बड़े नेता है, जो अभी जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर उंगली उठाई, उसको बचाने की कोशिश की गई। और ये वही पार्टी है जिसका एक बड़ा नेता सड़क पर एक महिला को नदिया जिले में मारते हुए नजर आता है और सैकड़ों लोग उसको देखते हैं। बलात्कार की कोई घटना पश्चिम बंगाल में होती है तो कभी कह दिया जाता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के आपसी रिश्तों की बात है। कभी पार्क स्ट्रीट में कोई घटना होती है तो उसे प्रोफेशनल करार दिया जाता है। तो एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के होते हुए इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी मां और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज महिलाओं की जो स्थिति है, आज क्यों उन्हें सड़क पर आने की आवश्यकता पड़ रही है? 14 अगस्त की रात को जिस प्रकार से रात को लाखों की संख्या में लोगों ने रास्ते में उतर करके 300 से अधिक जगह पर प्रोटेस्ट किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सोचने की बात है। आप सिर्फ 1000-1200 रुपए लक्की भंडार का दे करके महिलाओं का वोट लेकर के और महिलाओं को असुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ले रही हैं, तो आपको सत्ता में रहने का, सरकार में रहने का एक पल का भी नैतिक अधिकार नहीं है। और जरा भी नैतिक अधिकार हो तो आप तुरंत अपने आंख बंद करके सोचेंगे। आपके घर में भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, रिश्तेदार होंगे, अगर उनके साथ ऐसी घटना होती है तो आप एक इतने बड़े दुर्दांत हत्याकांड को सुसाइड बताने की कोशिश की जाती है। भावना जी। जी प्रकाश जी, प्रसन्नजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत जी, जांच पर आते हैं। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर का संयम टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी तक एक ही आरोपी क्यों पकड़ा गया है? क्या अगर पुलिस जांच के घेरे में है, सबूतों के साथ तोड़ मरोड़ की गई है, तो इसमें और अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं अभी तक? इसके अलावा जिस तरीके की जांच चल रही है, पीड़िता के परिवार ने यह संदेह जताया है क्योंकि अब ये सियासत की भेंट चढ़ चुका है, तो कहीं जांच भी सियासत की भेंट न चढ़ जाए। ना देखिए भावना, ये सीबीआई के लिए एक चैलेंज पहले दिन से ही है, क्योंकि जिस तरह से सबूत मिटाने की काम किया गया है, उसके बाद अब सीबीआई तो किसी दूसरे ग्रह से आके यहाँ पे एकदम चुटकी बजा के जो केस है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसे इसीलिए तो सीबीआई तो है नहीं। लेकिन सीबीआई के ऊपर लोगों का भरोसा है, साथ ही में
भरोसा इतना ज्यादा है कि उम्मीदें भी ज्यादा होने लगे हैं। तो ये उम्मीद एक सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, मैं मानता हूं। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से जो सबूत मिटाने की काम किया है, वो सारे सबूत को फिर से जुटाकर और तारे जोड़कर एक जगह तक पहुंचना सीबीआई के लिए रियली चैलेंजिंग है। कल भी सीबीआई जो पीड़िता है उनके घर गए हैं, कल भी सीबीआई कई सारे लोगों का बयान रिकॉर्ड किए हैं, कल भी सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का जो ये है वहां पे इंटरोगेशन है वो किए हैं। कल भी सीबीआई कोलकाता पुलिस की हेडक्वार्टर लाल बाजार में पहुंचे हैं, क्योंकि जो बंगाल सरकार की बनाया हुआ एसआईटी, उस एसआईटी से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई पहुंचे थे लाल बाजार। इसके अलावा सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम इस बात की है। जी प्रसन्नजीत, तो प्रसन्नजीत लगातार बता रहे थे कि जिस तरीके से जी प्रसन्नजीत बताएं। तो ये भी एक पॉलिटिकल मोटिव है। मैं कहना चाहूंगा कि हम प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेलियर है। प्रदेश की सरकार इतना फेलियर है कि हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच है उन्होंने कमेंट करने में मजबूर हो गए कि ये सरकार की फेलियर है या कोलकाता पुलिस की फेलियर है। तो ये फेलियर को छिपाने के लिए एक तो सबूत मिटा दिए हैं, अब अपना फेलियर छिपाने के लिए इन लोगों ने सीबीआई के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो सीबीआई को इसीलिए एक तो लोगों का उम्मीद का दबाव, एक राजनीतिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश सरकार की दबाव, ये दोनों दबाव के बीच में सीबीआई को एकदम चुने हुए कदम उठाकर काम करना पड़ रहा है। भावना जी प्रसन्नजीत, तो बड़ा सवाल, कई बड़े सवाल हैं जिसका इस समय देश जवाब मांग रहा है। सवाल यही कि कब तक अभया, निर्भया, गुड़िया जैसे बेटियों को नाम दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए प्रसन्नजीत आपका और प्रकाश चंडालिया जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की घटना के खिलाफ आज भी दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस वजह से आज लगातार 9वें दिन अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। सोमवार को राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय निर्माण भवन के बाहर सड़क पर ओपीडी लगाकर बैठे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। आपको साथ ही साथ बता दें कि कई दिनों से हड़ताल के कारण ज्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज बेहाल है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए द्वारा गठित एक्शन कमेटी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए और अध्यादेश लाने की मांग कर रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए और अध्यादेश की जरूरत ही नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मेडिकल अस्पतालों के सुरक्षा 25% बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। केंद्र ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों की समस्याओं पर सुझाव लेगी। इसके साथ ही अस्पतालों में रेजिडेंटों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर भी विचार किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। बढ़ते आगे, उदयपुर में सरकारी स्कूल के बाहर चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। आज बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के दौरान देवराज की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर सुनकर अस्पताल
पंडाल में उसके परिजन, रिश्तेदार और विभिन्न संगठन के लोग जमा हो गए। मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई है। आपसी विवाद में चाकू लगने से घायल छात्र की इलाज के दौरान सोमवार शाम को मौत हो गई। उधर प्रशासन ने मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए आर्थिक सहायता, संविदा पर एक सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की घोषणा की है। तो उदयपुर में भी एक बड़ी घटना हुई है। आज मृत छात्र का अंतिम संस्कार है और साथ ही साथ आपको बता दें स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपना बल बढ़ा दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। जयपुर से जुड़ चुकी हमारे साथ जया गुप्ता। जया, अभी किस तरीके के हालात हैं उदयपुर में? आज अंतिम संस्कार है और किस इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, एहतियात के तौर पर और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जी भावना, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो मृतक छात्र है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सुबह 4:30 बजे मृतक छात्र की डेड बॉडी उसके घर पे पहुंची थी। उसके बाद में भारी सुरक्षा बल के बीच में उसकी शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में खुद उदयपुर रेंज आईजी जो है अजयपाल लामा, वो खुद शामिल हुए थे और उसके साथ ही बड़ी संख्या में उदयपुर के लोग भी वहां उसमें शामिल हुए थे, समाज के लोग उसमें शामिल हुए थे और काफी संख्या में वहां पुलिस जाब्ता तैनात था। और मैं आपको बता दूं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन से उसकी निगरानी की गई थी। शव यात्रा की निगरानी जो है ड्रोन से की गई थी और कुछ ही देर पहले बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि अभी भी वहां पर काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। बच्चे के घर के आसपास काफी संख्या में सुरक्षा बल अभी भी तैनात किया हुआ है पुलिस ने। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों की छुट्टी है। कई जगह पे बाजारों को भी अपने हिसाब से लोगों ने बंद रखा हुआ है और हालांकि अभी पूरी तरह से शांति बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। जी जया, ऐसा मामला हुआ क्या कि एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई और चाकूबाजी का ये मामला है, संगीन मामला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी क्या वारदात हुई थी? जी मैं आपको बता दूं, ये वारदात 16 अगस्त की है। इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन जब बच्चे स्कूलों में पहुंचे, वहां दो बच्चों में आपसी कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक बालक ने दूसरे को चाकू मार दिया और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी मात्रा में उसका रक्त बह चुका था। डॉक्टर्स की इलाज किया गया और मैं आपको बताऊं, राजस्थान सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए जयपुर से और कोटा से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम जो है वहां भेजी थी। इसके बावजूद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। कल राखी के अवसर पर 2 बजे उसकी बहन अस्पताल में उसको राखी बांधने आई और उसकी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद ही बच्चे की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगी और शाम को 5 बजे के आसपास बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो पहले उसकी स्थिति काफी अच्छी हो रही थी, धीरे धीरे स्थिर बनी हुई थी, लेकिन 2 दिन से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार घट रहा था, जिसे बढ़ाने के लिए डॉक्टर प्रयास भी कर रहे थे, पर कल उस बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई। जी इसके साथ साथ जया, अभी किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन का बल जो है वो बढ़ा हुआ है, क्या अभी शांति है वहां पर या कोई ऐसे तत्व हैं जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी बिल्कुल शांति बनी हुई है। जो समाज के लोग हैं जिन्होंने पूर्व में बच्चे के इलाज के से पहले कुछ वहां इस तरह की घटनाएं भी हुई थी, वे भी अब सब शांति की अपील कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी शांति की अपील की जा रही है। पुलिस अपनी काफी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात है, उन्होंने वहां पर बहुत शांति व्यवस्था बनाई हुई है और समाज के जो बच्चे के समाज के लोग हैं और जो और दूसरे नेता हैं वो भी लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और अभी वहां पर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। चूंकि मैं आपको बताऊं, ये मानसून सीजन है तो काफी संख्या में उदयपुर में पर्यटक भी अभी वहां मौजूद हैं और 3-4 दिन से वहां पे पर्यटक भी काफी अच्छी संख्या में वहां बने हुए हैं और अभी वहां बिल्कुल पूर्णतः शांति का माहौल है। जया, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चा है, जो आरोपी बच्चा है, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इसके साथ ही जो उसका घर है वो सरकार ने उसके घर को तोड़ दिया है। राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसका जो बच्चे का मकान था उस मकान को तोड़ दिया है। ये सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। जी जय, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आगामी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की।
जहां 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी होने की संभावना है। वहीं मतदाता सूची इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल गई हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब 90 हो गई है। और अब मौसम के मिजाज से आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव हो गया, जिसके चलते लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो ये दो तस्वीरें दिल्ली की। आज दिल्ली में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और दिल्ली में जब भी कुछ देर तेज बारिश होती है तो दिल्ली को नदी बदलते हुए समय नहीं लगता। जल भराव के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है। लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी आ रही है। वहीं ट्रैफिक जाम से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी आज झमाझम बरसात के बाद मौसम सुहाना तो हो गया, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। तो दिल्ली वासी कई दिनों से झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि झमाझम बारिश हुई, उमस से राहत भी मिली, लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो अलग है और वो पैदा हो गई और इसी के चलते लोगों को जल भराव की स्थिति से दो चार होना पड़ा और ट्रैफिक जाम में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी आई। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी तेज बरसात के बाद जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो देश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी एक्टिव है और तेलंगाना की बात करें, ये तस्वीरें तेलंगाना की है जहां तेज बारिश हुई है और उसके बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जल भराव की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, ट्रैफिक की समस्या हो रही है। और बात अगर श्रीनगर की करें तो वहां सुबह बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यहां आगे भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश हो गई है। एक तरफ उमस से जरूर राहत मिली है, लेकिन ट्रैफिक समस्या भी अलग से पैदा हो गई है। कोई जल भराव की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में मुकेश शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संवाददाता मुकेश, दिल्ली में सुबह से ही मौसम सुहाना हुआ है, एकदम झमाझम बारिश हुई और उसके बाद दिल्ली को नदी बदलने में समय नहीं लगता। जल भराव की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ा, ट्रैफिक समस्या भी उत्पन्न हो गई। अभी दिल्ली में मौसम कितना सुहाना है? भावना, इस समय मैं खुद मौजूद हूं और इस समय भी जो मौसम है वो सुहाना हो रखा है। बारिश अभी भी बनी हुई है और इससे कुछ देर पहले जो बारिश बहुत तेज से हुई उसकी वजह से आईटीओ, कनॉट प्लेस, इन तमाम इलाकों में, मिंटो रोड में जो है जलभराव की स्थिति देखी गई। तो एक बार फिर से जो समस्या वो वहीं जस की तस बनी हुई है जैसा पहले दिनों में देखने को मिला। वाटर लॉगिंग जो अभी भी ठीक नहीं है, बल्कि सुबह के वक्त जब हम खुद ऑफिस आ रहे थे तो पूरा का पूरा धौला कुआं जो था वो वाटर लॉगिंग की वजह से जाम से पूरा पटा हुआ था। ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर अभी भी जाम की स्थिति है। आईटीओ पे जाम की स्थिति बनी हुई है, अक्षरधाम के आसपास जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो दिक्कतें हैं, क्योंकि आज आप देखिए वर्किंग डे है, कल रक्षाबंधन था, आज मंगलवार है, तो तमाम लोगों को ऑफिस जाना है और तमाम रोजमर्रा की चीज़ें पूरी करनी है। ऐसे में जो दिक्कतें आ रही हैं वो ट्रैफिक जैम को लेकर के आ रही है और बारिश जो है वो अभी बनी रहेगी। आज जो मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन करी है कि आज पूरे दिन इसी तरह से बारिश का जो दौर है वो चलता रहेगा। मौसम भी बादलों में छाया रहेगा और लगातार इसी तरह का पूरा दिन रहेगा। लेकिन जो समस्या है वो वहीं बनी है और जो ये वाटर लॉगिंग की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। कई आते वक्त मैंने कनॉट प्लेस के कई इलाकों में देखा, फिरोजशाह रोड पे देखा, पानी अच्छा खासा भरा हुआ था। यानी अब ये लुटियन जोन के हालात हैं, तो आगे क्या होगा। एमसीडी के जो इलाके हैं वहां पर भरा हुआ है पानी को लेकर के जो हमारी जो जनता है, जो लोग हैं वो दो चार हो रहे हैं। हालांकि इससे रिलीफ ये है कि अभी ह्यूमिडिटी कम हुई है, जो गर्मी बढ़ी हुई थी उमस से राहत मिली है, हवा भी चल रही है, तो हवा की वजह से भी मौसम ने करवट ली है। जो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं वो लोग बाहर आकर के सड़कों में इसका मजा ले रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत से दो चार हो रहे हैं। मुकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। आधुनिक भारत के अग्रणी नेताओं में शुमार राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ते भारत और जापान अपने संबंधों में नया अध्याय लिख सकता है। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने महत्वपूर्ण वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आज होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा होगी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर बातचीत की जाएगी। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। यूक्रेन के प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत द्वारा यूक्रेन रूस विवाद में बल प्रयोग को अस्वीकार करने का वे स्वागत करते हैं। पत्र के माध्यम से प्रवासी भारतीयों ने रूस यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और हस्तक्षेप से समस्या के समाधान और शांति को बहाल करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की है। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति उनके और दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को काफी मजबूत करेगा, साथ ही शांति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 यानी कि कल और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे। उनकी यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। पीएम की इस यात्रा का गवाह बनने के लिए पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतवंशी टिकट बुक कराकर वॉर्सो पहुंच रहे हैं। इंडियन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली पीएम मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो पूरे पोलैंड में सिर्फ वॉर्सो ही नहीं, सभी इंडियंस जो है काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, वो भले स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर्स हो या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग शहरों से टिकट बुक करके वॉर्सो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार जो हमको लोगों में दिख रहा है, लोग खुश हैं और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। मैं पोलैंड यहाँ से आज से 7 साल पहले आया था एज अ स्टूडेंट, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का यहाँ पे बिजनेस जो है सेटअप किया है। एक लाउंज रेस्टोरेंट चेन में बनाना चाहता हूँ, अभी सिर्फ फिलहाल एक ही है, पर साइड पे और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जे सिंह, जो कि यहाँ के इंडियन पोलिश कॉमर्स चेम्बर्स के प्रेसिडेंट है। और उनके द्वारा काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे। 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है, लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये
पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो यस, एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड्स तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जाडेजा ने पोलैंड के निवासियों को अपने राज्य में शरण दी थी। जामनगर के महाराजा को पोलैंड के लोग कितने सम्मान से देखते हैं, उसका उदाहरण पोलैंड निवासी वर्थो हैं, जिन्होंने महाराजा जामनगर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने वर्षों से बात की है, आइए आपको सुनाते हैं ये पूरी बातचीत। इस समय हमारे साथ वर्थो हैं और आपको बता दें कि वर्थो ने महाराजा दिग्विजय सिंह की जो टी शर्ट है वो पहन रखी है और वर्षा में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, व्हाई यू वेयरिंग महाराजा टी शर्ट, व्हाई? Well, this is one of many ways we want to commemorate his generosity and hospitality shown to Polish children during the Second World War. We want to keep the story going. We don't want only to remember what happened, but we want to learn from the story, and we want to teach other generations, new generations, about being human and about being compassionate to someone who is in need. And how do you see Maharaja contribution to Poland people? I must say that many Polish people still need to learn about this beautiful lesson, the lesson of hospitality. I think it's a very important issue to remember that we should take action when there is a neighbor who needs help. We shouldn't turn our eyes to someone just like sort of neglect or abandon a person who needs help, who needs support, who needs consolation. And I think this is the story we want to pass on in our country, that when there's somebody who needs help, we should take action and we should do our best to help this person. थैंक यू। तो ये आपने देखा कि जामनगर के जो महाराजा थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो पोलैंड के लोग थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय और बड़ी संख्या में जो बच्चे और जो महिलाएं थी उनको शरण दी। और पोलैंड के लोगों का ये मानना है कि दूसरे लोगों को सीखना चाहिए, अगर ज़रूरत के समय कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के काम आए, दूसरे लोगों के लिए काम आए, उनकी सहायता करे, तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। और यही कारण है कि आप देखें कि इन्होंने महाराजा जो जामनगर दिग्विजय सिंह जी की जो टी शर्ट है वो पहन रखी है और एक संदेश दिया है भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो किस तरह के मजबूत रिश्ते हैं। और प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन ऐतिहासिक रिश्तों में एक नई गर्माहट प्रधानमंत्री के दौरे से शुरू होगी। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, वर्षा, पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में मोंटे कैसिनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई लड़ी गई थी और भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर इस लड़ाई को जीता था। इसमें भारत के सैकड़ों सैनिक शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आइए देखते हैं इस पर डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पोलैंड की राजधानी वर्षा में मेरे पीछे आपको जो स्मारक दिखाई दे रहा है वो मोंटे कैसिनो स्मारक है। आपको बता दें, मोंटे कैसिनो की लड़ाई भारतीय सेना और पोलैंड की सेना ने मिलकर लड़ी थी। जर्मन की जो सेना थी वो भारतीय सेना और पोलैंड की सेना के खिलाफ लड़ रही थी। मोंटे कैसिनो की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इटली की सुरक्षा के लिए जर्मन ने गुस्ताव लाइन बनाई थी और उस गुस्ताव लाइन का आधार था मोंटे कैसिनो। ये कहा जाता है कि मोंटे कैसिनो की लड़ाई 1700 फीट ऊंची पहाड़ी पर लड़ी गई थी, लेकिन उस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रास्ता बेहद दुर्गम था और उस किले को, मोंटे कैसिनो के किले को पोलैंड की सेना और भारतीय सेना ने मिलकर भेद दिया। इस लड़ाई में सैकड़ों की संख्या में भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। 18 मई 1944 को पोलैंड की सेना के द्वारा मोंटे कैसिनो पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद मित्र राष्ट्रों की सेना इटली में मिली और उसके बाद रोम की आज़ादी का रास्ता साफ हुआ। यही कारण है कि ये लड़ाई ऐतिहासिक है। और अगर इस स्मारक की हम बात करें तो भारतीय सेना के सम्मान में इस स्मारक को पोलैंड की सेना ने बनाया है, क्योंकि भारतीय सेना की 4th इन्फेंट्री डिवीज़न ने इस युद्ध में भाग लिया था। इस स्मारक की बात करें तो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का इस स्मारक में प्रयोग किया गया है। 12 मीटर ये ऊंचा स्मारक है और इस स्मारक के ऊपरी हिस्से में ग्रीस की देवी को
उकेरा गया है जो जीत की प्रतीक है। इस स्मारक के आधार की बात करें तो आसपास के इलाके की सांस्कृतिक झलक इसके आधार में आपको दिखाई देगी। मोंटे कैसीनो का जो क्रॉस है और इसके अलावा जो पोलैंड की सेना का जो चिन्ह है गरुड़, उसको भी इसके आधार में उकेरा गया है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पोलैंड की सेना का साथ दिया था इस लड़ाई में, तो ये स्मारक भारतीय सेना के सम्मान का भी प्रतीक है जो पोलैंड की सेना है उसके द्वारा, और पोलैंड के राष्ट्रीय गौरव का भी ये स्मारक प्रतीक है। भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक रिश्ते हैं। 45 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा कर रहे हैं। यही कारण है कि ये यात्रा भारत और पोलैंड के जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं उनको एक नई गर्माहट देगी। कैमरामैन शिवा और गौरव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, वार्शा, पोलैंड। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए श्रीलंका के चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि तय कर दी है, जिसके तहत चुनाव प्रचार की गतिविधियों के लिए प्रति मतदाता 109 लंकाई रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकता। वहीं चुनाव निकाय ने कहा है कि खर्च रिपोर्ट परिणाम घोषित होने के 21 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। इससे श्रीलंका के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। द्वीप राष्ट्र में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 21 सितंबर को होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों की। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शिकागो में शुरू हो चुका है। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति के लिए टिम वॉल्स के लिए नाम पर आधिकारिक मुहर लगाए जाने की उम्मीद है। कमला हैरिस को लेकर सुपर PAC के संस्थापक ने कहा है कि पब्लिक पोल्स के परिणाम हैरिस के पक्ष में हैं। अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लगभग 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल गजा युद्ध में इजराइल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थन के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा बाड़ के हिस्से को तोड़ दिया, जिससे मौके पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने कहा कि घंटों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसे रोकने की कोशिश की गई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तनाव अब और बढ़ गया है। हाल के दिनों में यूक्रेन काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में हमला करके इलाकों में पुलों पर निशाना बनाया है। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक इस इलाके पर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि इसे बफर जोन घोषित किया जा सके। साथ ही इसके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव के सहयोगियों से विदेशी आपूर्ति वाले हथियारों के उपयोग पर लगे अंकुश में ढिलाई बरतने की भी अपील की है। और अब बात करते हैं कारोबार से जुड़ी खबरों की। बात शेयर मार्केट की। वैश्विक बाजारों से मजबूत संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने आज जोरदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की है और देखते ही देखते एनएसई निफ्टी 24,700 के पार निकल गया। सेंसेक्स ने भी 450 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई। आज दोनों इंडेक्स जोरदार तेजी के साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होते ही करीब 1938 शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जबकि 532 शेयर ऐसे थे जिनकी शुरुआत गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई। वहीं 118 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। शुरुआती कारोबार में BPCL, हीरो मोटोकॉर्प, TCS, इंडसेंड और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी नजर आई। खेल की खबरों का रुख करें तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिनर ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 7-6, 6-2 से मात दी। यही सीजन में सिनर का 5वां ATP टूर खिताब है। वहीं अरीना सबालेंका ने सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने जेसिका पेगुला को 6-3, 7-5 से हराया। सबालेंका का ये मैच जीतने में 76 मिनट का टाइम लगा। ये जनवरी में जीते गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से सबालेंका का पहला खिताब है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।